हेलो डियर व्यूअर एंड सब्सक्राइबर, आइए आज हम बात करने वाले हैं। आज हम इस टॉपिक को समझने वाले हैं जिसका नाम है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो हिंदी के इस महत्वपूर्ण स्टार्टिंग टॉपिक को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। ठीक है, इंग्लिश में इन्हीं को कहते हैं लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश में बस केवल डिफरेंट आपके ग्रामर के इस पॉइंट में केवल इसी का होता है कि ये भाषा में डिफरेंस होते हैं। बाकी सारी चीज़ें वही हिंदी में भी होती हैं, वही इंग्लिश में भी होती हैं। ठीक है, यानी आप अगर हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू यानी जितनी भी भाषाएं हैं उन सारी भाषाओं पे ये चीज़ें लागू होती हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, लिखकर अथवा सुनकर अथवा पढ़कर अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी हमें अपने भाव को का आदान प्रदान करना है तो हमें इन्हीं के माध्यम से यानी भाषा के माध्यम से, और भाषा के जो प्रकार हैं इन्हीं माध्यमों से हमें अपने मन के भावों को व्यक्त करना है। ठीक है, यही काम जो अन्य जीव नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम अन्य जीवों से क्या हैं, उत्तम हैं। ठीक है, अगला है भाषा के प्रकार। तो भाषा क्या है? भाषा के 3 प्रकार होते हैं। पहला है मौखिक। मौखिक क्या होता है? जिसको बोलकर या सुनकर हम लोग जब हम अपने मन के भावों को बोलकर अथवा सुनकर व्यक्त करते हैं, ठीक है, या समझते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? मौखिक कहते हैं। जैसे पीएम ने विशाल रैली को संबोधित किया, तो ये क्या हुआ? संबोधन जो उनका हुआ वो कैसे हुआ? बोलकर हुआ। ठीक है, और लोगों ने सुना। ठीक है, उधर पीएम साहब ने बोला और सामने जो लोग थे जिनको उनके भावों को समझना था, वो कैसे समझे उनके भावों को? वो सुनकर समझे। ठीक है, तो बोलकर या सुनकर जब किसी भी भाव को समझा जाता है तो उसको क्या कहते हैं? मौखिक कहते हैं। अगला है लिखित। तो लिखित क्या होता है? जब हम लिख करके अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं। जैसे मान लिया आपने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू का पत्र या गांधी जी का पत्र, तो गांधी जी के पत्र को जब हम पढ़ते हैं या किसी शपथ पत्र को पढ़ते हैं तो उनमें जो उनके भाव होते हैं उनको हम लिखित रूप में समझते हैं। ठीक है, या हम अपने भावों को लिखित रूप में जब किसी को लेटर या और किसी माध्यम से मेल, ईमेल, मैसेज, टेक्स्ट मैसेज के व्हाट्सएप या और किसी माध्यम से हम लिखित रूप में जब अपने मन के भावों को किसी से व्यक्त करते हैं तो वो क्या होता है? लिखित रूप होता है। ठीक है, भाषा का लिखित रूप होता है या भाषा का लिखित प्रकार होता है। अगला है सांकेतिक भाषा। जब हम किसी चीज़ को इशारों में, जैसे बार बार आपने सुना होगा कि हमारे देश की जो कूटनीति है कि पाकिस्तान और टेररिज्म को वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सांकेतिक रूप से उछालते ही रहते हैं, यानी उनको कहीं ना कहीं उनका आईना दिखाते रहते हैं सांकेतिक रूप में, नाम ना लेते हुए। यानी जैसे हम अपने सबसे विरोधी मुल्क का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी उसकी धज्जियाँ, हमारे देश के जो बड़े अधिकारी और नेता होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनकी धज्जियाँ उड़ाते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो भी एक तरह की सांकेतिक भाषा है, और इशारों के द्वारा भी सांकेतिक भाषा को हम समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी तरफ से इशारा करते हैं, जैसे हम अगर अपने होंठ पर उंगलियां रखते हैं, इसका मतलब सामने वाले को चुप रहने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक भाषा का प्रतीक ही है, भाषा का एक रूप ही है। ठीक है, अगला है बोली। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये भी। बोली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायलेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायलेक्ट, जिसको एक तरह से डायलॉग भी लोग कहते हैं, लेकिन डायलॉग भी एक तरह का बोली होता है। ठीक है, तो डायलेक्ट से ही बना हुआ है डायलॉग। ठीक है, अब ये डायलॉग क्या होता है? डायलेक्ट क्या होता है? डायलेक्ट छोटे क्षेत्र की भाषा, जैसे ब्रज, अवधी, भोजपुरी, ये सब छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। तो इस नाते इनको क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। और यही बोलियों का जब विकास होता है, धीरे धीरे ये बढ़ते हैं, इनके बोलने वालों की संख्या और क्षेत्र की वृद्धि होती जाती है, तो धीरे धीरे ये भाषा का रूप भी ले लेती हैं। ठीक है, अब भाषा और बोली में अंतर क्या होता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड डायलेक्ट? तो आइए इसको समझते हैं। ठीक है, भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि बोली का क्षेत्र क्या होता है? वो छोटा होता है। भाषा का रूप मानक, लेकिन बोली का प्रायः नहीं। यानी भाषा जो होती है वो लिखित होती है, उसका रूप होता है। जैसे हमारे संविधान का एक रूप है, तो वो सब कुछ लिखा हुआ है, उसमें कुछ भी अपने से हम नहीं जोड़ सकते हैं इतनी आसानी से। ठीक है, तो ऐसे ही भाषा जो है वो एक किताब होती है, वो एक नियम होता है, वो
वो एक प्रशासन की तरह वो एक शासित होती है, वो अनुशासित होती है, उससे हम अलग नहीं जा सकते, हम नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। तो इस नाते भाषा को क्या कहा गया है, भाषा का मानक रूप होता है, जबकि बोली का ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यानी ना उसका कोई व्याकरण होता है ना कोई मानक रूप होता है। अब क्या है, मानक भाषा जो होती है उसका लिखित रूप होता है, जबकि बोली सामान्यतः क्या होती है, मौखिक होती है, बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है। ठीक है, अगला है भाषा का अपना साहित्य। भाषा का अपना साहित्य होता है, बोली प्रायः लोक साहित्य में ही मिलती है, यानी भाषा का अपना साहित्य होता है, लेकिन बोली क्या होती है, जैसे आपने छोटे छोटे संगीत सुने होंगे, गीत सुने होंगे भोजपुरी के, तो उसमें साहित्य नहीं होती है, वो साहित्य में नहीं होती है। लेकिन ये है, अभी आपने सुना होगा रामायण को भोजपुरी में जो है भोजपुरी में कन्वर्ट किया जा रहा है, और रामायण को टीवी पे भी लाने के लिए भोजपुरी में ऐसा कुछ क्रिएट किया जा रहा है। तो एक तरह से उसका अपना साहित्य अब बनाया जा रहा है, जबकि उसका कोई साहित्य है नहीं। ठीक है, तो आगे आइए देखते हैं अब इन दोनों के बारे में थोड़ा और डिटेल में हम समझते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये मलयालम, कोंकणी, असमिया, मैथिली, संथाली, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी, तमिल, गुजराती, डोगरी, बोडो, नेपाली, संस्कृत, कन्नड़, उर्दू, मराठी, बंगला, तेलुगु, उड़िया और मणिपुरी ये भाषाएं हैं। ठीक है, जबकि अब बोली के बारे में देखते हैं, बोली का थोड़ा सा देखते हैं। जबकि भारत में 1652 बोलियां प्रचलित हैं, परंतु हिंदी सबसे अधिक बोली और समझी जाती है। इसलिए संविधान ने इसे, संविधान नहीं से लिखा हुआ यहाँ, संविधान ने इसे राजभाषा का दर्जा दिया है। अपने समृद्ध साहित्य, फिल्म, रेडियो और टीवी में लोकप्रियता के कारण हिंदी धीरे धीरे विभिन्न राज्यों और यहाँ तक कि अन्य देशों में भी संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हो रही है। वैसे भी हिंदी के बारे में एक चीज़ आप जानते ही हैं, वैसे भी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में हिंदी दूसरे स्थान पर है, यानी इंग्लिश के बाद दूसरे स्थान पर अगर कोई भाषा है पूरी दुनिया में बोले जाने में, तो वो क्या है, हिंदी ही है। ठीक है, आइए अब समझते हैं स्क्रिप्ट यानी लिपि क्या होती है। तो भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। यानी भाषा में हम छोटे छोटे ट्यूनों को, छोटे छोटे आवाज़ों को एक रूप देते हैं, एक चिन्हों का रूप देते हैं, और वही रूप क्या होते हैं, स्क्रिप्ट यानी लिपि कहलाते हैं। ठीक है, और हर लिपि में उन चिन्हों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे हिंदी में चिन्हों की संख्या अलग है और इंग्लिश में चिन्हों की संख्या अलग है, उन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी और संस्कृत की लिपि क्या है, वो देवनागरी है। आइए कुछ भाषाओं की हम लिपि देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे भाषा और इधर है भाषा, इधर है लिपि। अंग्रेजी की लिपि क्या है, रोमन। कश्मीरी की शारदा। कश्मीरी की बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी कश्मीर बहुत सारे मुद्दों को लेकर हाईलाइट पे चल रहा है, तो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए कश्मीर और कश्मीरी भाषा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, चूँकि कोई भी जब चीज़ करंट से जुड़ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हिंदी, मराठा, नेपाली, इन तीनों भाषाओं की लिपि देवनागरी है। उर्दू की लिपि जो है वो फारसी है, और पंजाबी की लिपि क्या है, गुरुमुखी है। अगला है, आइए देखते हैं, समझते हैं भाषा व्याकरण क्या होता है, किसी भाषा का व्याकरण क्या होता है। व्याकरण यानी ग्रामर इंग्लिश में इसी को बोलते हैं। किसी भाषा के शुद्ध रूप का बोध कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। यानी उसके किसी भी भाषा को अगर हम बेहतर रूप से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके व्याकरण को अगर हम समझ लेते हैं तो हम ये उस भाषा को आसानी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, यानी उस शास्त्र को हम पूरा सीख सकते हैं। अब व्याकरण का क्या प्रभाव होता है, भाषा पर व्याकरण का क्या प्रभाव होता है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। भाषा को परिमार्जित करके यानी शुद्ध रूप में करके और शुद्ध रूप में बोलना, भाषा को शुद्ध करना और शुद्ध रूप से बोलना और लिखना जो समझाता है हमें, जो हमें बताता है, उसी को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण के प्रभाव से ही ये हो सकता है। ठीक है, अगला है भाषा के अंगों प्रत्यंगों का बोध करवाना तथा अशुद्ध प्रयोग पर कड़ा अनुशासन रखना। यानी भाषा का जो हम गलत प्रयोग कर लेते हैं उसको रोकना, उसको कम करना या उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना, उस पर अनुशासन करना, ये कौन करता है, भाषा का जो व्याकरण होता है वो करता है। ठीक है, अगला है व्यवस्था एवं प्रयोग विधि पर विचार करना। तो कब हमको, जैसे हम कोई शब्द बोलते हैं,
तो उसमें अलग अलग शब्दों के, जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उसमें कई शब्द होते हैं और वो शब्द जो है वो अलग अलग प्रकार के शब्द होते हैं, तो उनके हम प्रयोग कैसे करें, किस शब्द का क्या स्थान होगा, लास्ट में हमको पूर्ण विराम लगाना है, उसके बाद और भी बहुत सारे चिन्हों का प्रयोग करना है। तो ये सारी चीज़ों को जो हमें समझाता है वही है व्याकरण। अब व्याकरण के 3 भेद होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको समझना है, क्योंकि व्याकरण में हमें इन्हीं तीनों चीज़ों को पढ़ना होता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी विषय का व्याकरण हो। तो इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हिंदी व्याकरण। तो इस वीडियो में वो चीज़ आ गया है, तो इसको हम समझ लेते हैं। व्याकरण के 3 भेद होते हैं, कौन कौन? वर्ण विचार, यानी वर्णों की बनावट, उच्चारण, लेखन आदि पर विचार किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? व्याकरण का कौन सा रूप होता है? वर्ण विचार, ठीक है। यानी उसको कह सकते हैं हम जिसको कह लेते हैं अल्फ़ाबेट, इंग्लिश में कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कह लेते हैं। अगला है शब्द विचार, शब्दों के विभिन्न रूप, उत्पत्ति व प्रयोग आदि के विषय पर विचार किया जाता है इसमें। जैसे शब्द में अब पहले हम वर्ण पढ़ते हैं, तो वर्ण के बाद फिर हम शब्दों के बारे में पढ़ते हैं, और शब्द के बाद शब्द से फिर जो जिनका निर्माण होता है वो वाक्य होते हैं, और वाक्य के बारे में भी पढ़ते हैं। और वाक्य विचार में क्या पढ़ा जाता है? वाक्य रचना, वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रकार, विराम चिन्ह आदि को पढ़ा जाता है और समझा जाता है। तो इसमें इन सभी चीज़ों के विषयों पर विचार किया जाता है। अब हम आपके सामने कुछ प्रश्न लेकर आ रहे हैं, इन प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक भी करना है। तो आइए प्रश्न देखते हैं। पद जो है वो साहित्य के अंतर्गत आता है, तो किस साहित्य के अंतर्गत आता है? कहानी के अंतर्गत आता है, छंद के अंतर्गत आता है, उपन्यास के अंदर आता है, या इन तीनों के अंदर आता है? पद साहित्य किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। और अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 48, 14 सितंबर 49 और 14 अक्टूबर 1949। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप हमें दीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।